हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। ये है वर्डपैड का फुल ट्यूटोरियल और इसमें आप सीखेंगे वर्डपैड के सारे मेन्यूज, टूल्स और ए टू जेड सारे ऑप्शंस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वर्डपैड को हम कह सकते हैं कि ये MS वर्ड का एक छोटा वर्जन है, यानी कि जो एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बेसिक कमांड्स की जरूरत होती है वो सारी वर्डपैड के अंदर है। और वर्डपैड की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन .rtf होती है, यानी कि जब भी आप वर्डपैड में कोई फाइल सेव करेंगे तो उस फाइल के नाम के बाद में RTF एक्सटेंशन लग जाती है। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्डपैड को ओपन करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इसके अंदर कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, और जो ये प्रोग्राम वाली लिस्ट होती है, क्योंकि ये विंडोज 10 है तो इसके अंदर आपको वर्डपैड का आइकन विंडोज एसेसरीज वाले फोल्डर में मिलेगा। और इसमें आप वर्डपैड के आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो वर्डपैड ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो उसमें आपको ये एसेसरीज वाले फोल्डर में मिलेगा स्टार्ट मेन्यू में। वर्डपैड को ओपन करने का दूसरा तरीका है, आप कीबोर्ड में स्टार्ट और R वाला बटन प्रेस करके और रन कमांड ओपन कर सकते हैं या रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको टाइप करना है वर्डपैड और फिर सिंपली एंटर प्रेस करना है या फिर आपको ओके पे क्लिक करना है, तब भी वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और वर्डपैड को ओपन करने का तीसरा तरीका है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करके और सीधा कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं वर्डपैड, तो ऊपर वर्डपैड का आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल अगर आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो जो MS वर्ड है ये इसका छोटा वर्जन माना जाता है, यानी कि MS वर्ड का एक छोटा सा पार्ट है ये सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर आपको बेसिक कमांड्स मिल जाएंगी जिससे आप एक सिंपल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और इसमें ऊपर यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार आता है, एक फाइल मेन्यू होगा और दो टैब मिलेंगे आपको, एक तो होम का टैब और एक व्यू का टैब। तो सबसे पहले हम होम के टैब से स्टार्टिंग करेंगे। जब हम ये सारी कमांड्स कर लेंगे फिर मैं आपको व्यू टैब बताऊंगा और फिर हम फाइल के ये सारे ऑप्शंस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होम टैब में क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें कट कॉपी पेस्ट और एक यहाँ पर ये डॉट वाला सिंबल दिया हुआ है पेस्ट के नीचे, एरो का सिंबल। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ये रूलर मिलेगा जैसे MS वर्ड में भी होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप कर दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज वर्डपैड एंड इट इज ए बेसिक सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट। तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि दिस इज वर्डपैड जो है ये यहाँ से कट के और नीचे लाइन में यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इस पर राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो ये होम टैब में कट वाला बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके भी कट कर सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+X। तो आप तीनों तरीकों से किसी से भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद ये यहाँ से आप देख सकते हैं कट हो गया, और जहाँ पर भी आपको लगाना है पहले आपको कर्सर वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लाइन के एंड में क्लिक करके एंटर कर दिया तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया, और अगर मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो इसको राइट साइड में ले जा सकता हूँ कर्सर को। कहने का मतलब है कि आप जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको पहले कर्सर ले जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, या फिर उसी कर्सर वाली जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, या फिर आप कीबोर्ड में Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। तो आप देखेंगे कि वहाँ से वो टेक्स्ट कट हो गया और यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कट हम एक बार ही करते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो वहाँ से कट होकर और यहाँ पर पेस्ट हो गया, लेकिन आप Ctrl+V कितनी भी बार कर सकते हैं तो ये उसका डुप्लीकेट बनाता जाएगा। तो अभी मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ पर भी रहे और ऊपर भी इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाए, तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करके और यहाँ बटन पे कॉपी वाले बटन पे क्लिक करना है, या Ctrl+C प्रेस करना है कीबोर्ड में, या फिर आपको राइट क्लिक करके फिर कॉपी पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो टेक्स्ट है कॉपी हो जाएगा। उसके बाद
फिर पेस्ट पे क्लिक करना है या कंट्रोल वी प्रेस करना है, या फिर यहाँ पर जहाँ कर्सर की पोजीशन है जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। तो इससे क्या होगा, ये पहले वाली जगह पर पोजीशन पर भी रहेगा और उसकी एक कॉपी दूसरी जगह पर जहाँ पर आपने पेस्ट किया है वहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सिंपली कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरे कंप्यूटर में कॉमन होते हैं शॉर्टकट्स। उसके बाद पेस्ट के नीचे जो ये डाउन एरो का बटन है इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो दो कमांड्स आएंगी आपके पास, एक पेस्ट और एक पेस्ट स्पेशल। पेस्ट वाला ये जो बटन है ऊपर दिया हुआ है ये सेम वही है पेस्ट, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही सेम है जो अभी मैंने आपको बताया है। और उसके बाद है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल को समझाने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट वाले इस ग्रुप से। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डपैड के अंदर कैलिब्री वाला फ़ॉन्ट होता है और इसका 11 पॉइंट फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। ये जनरल नॉलेज के लिए कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कभी भी कि वर्डपैड में बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ और जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है कौन सा होता है, तो कैलिब्री एंड 11 पॉइंट्स होता है। तो इसमें मैंने इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको मैं पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शंस समझा सकूं। और यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ से कलर चेंज कर दिया। तो जैसे कि पेस्ट स्पेशल को चलाने के लिए मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये वर्डपैड को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने वर्डपैड को सिलेक्ट किया और फिर इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप जहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, कर्सर आपकी पोजीशन वहाँ पर लानी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट के डाउन एरो में क्लिक करके और पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे और आपका टिक जो है वो सिलेक्शन जो है पेस्ट पे ऑटोमेटिकली होगा। तो ये 4 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वर्डपैड डॉक्यूमेंट और जो पिक्चर मेटा फाइल है ये दोनों सेम है, बस इनमें ये फ़र्क है कि वर्डपैड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर डिस्प्ले एज आइकन वाला ऑप्शन मिल जाता है, बट पिक्चर वाले में आपको डिस्प्ले एज आइकन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद जब आप ओके कर देते हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी ये पूरी लाइन को कॉपी कर लेता है। वैसे तो मैंने वर्डपैड को ही कॉपी किया था, लेकिन क्योंकि ये फोटो वाला या डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट है, आप उसको पेस्ट जब करते हैं पेस्ट स्पेशल में तो आपको ये पूरी लाइन को ही पेस्ट करके दिखाएगा। और इसको आप पिक्चर की तरह बड़ा छोटा कर सकते हैं पॉइंट्स से, जैसे कि ये साइडों में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इनसे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप उसमें पेस्ट स्पेशल में जाकर वर्डपैड डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले एज आइकन वाला ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपके पास एक ये आइकन आ जाएगा और जब आप इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तब आपका एक अलग से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें आपका कॉपी किया हुआ मैटर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने वर्ड कॉपी किया था स्टार्टिंग में वही आ रहा है, पूरी लाइन नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट में पेस्ट स्पेशल करके वर्डपैड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरी लाइन को ही पेस्ट कर देता है, बट एक्चुअल में उसने ये वर्डपैड वाला ये जो मैंने कॉपी किया था सिर्फ वही इसने सेलेक्ट किया होता है। तो इस ऑप्शन में आपको पूरी लाइन ही दिखाएगा और डिस्प्ले एज आइकन करेंगे तो आपके पास ये आइकन आ जाता है जिसको आप डबल क्लिक करके और ओपन करके देख सकते हैं कि आपने क्या कॉपी किया था। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिक्चर वाला ऑप्शन भी सेम है इसके अंदर, बट इसमें डिस्प्ले एज आइकन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ही सेम है, बट ये डिस्प्ले एज आइकन वाला इसके अंदर डिफरेंट है। तो ओके करने के बाद आपके पास सेम वही फोटो वाला ऑप्शन आएगा और इसमें पॉइंट्स आएंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक फ़ोटो बन जाती है, पिक्चर बन जाती है और आप उसको फ़ोटो की तरह ही बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा बस यही होता है कि जो आपने कॉपी किया है उसको अलग फॉर्मेट में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि RTF का मतलब होता है कि जो आपने कॉपी किया था टेक्स्ट उसको ये फॉर्मेटिंग के साथ यानी कि उसके स्टाइल के साथ ही पेस्ट करेगा। तो अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं या फिर आप सिंपल पेस्ट भी करते हैं तो दोनों में सेम ही आएगा। यानी कि आपने स्टार्टिंग में ये कॉपी किया था तो अगर आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट करेंगे वहाँ से पेस्ट स्पेशल में या फिर सिंपल पेस्ट भी करेंगे तो भी सेम आएगा। तो ये सिंपल पेस्ट वाले ऑप्शन की तरह ही है। और अगर आप पेस्ट स्पेशल में जाकर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करते हैं
तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब होता है बिना स्टाइल का टेक्स्ट, यानी कि जो आपने कॉपी किया था वो तो रेड कलर में और बड़े अक्षर थे उसके, जो ये आपने वर्डपैड कॉपी किया था। बट अगर आप इसमें सिंपल कहीं पर उस कॉपी की हुई टेक्स्ट को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करके और फिर ओके करना पड़ेगा। तो वो टेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर ऐसे सिंपल आ जाएगा विदाउट फॉर्मेटिंग। तो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल के ये चारों ऑप्शंस कर सकते हैं। तो ये पहले दो ऑप्शन सेम है और RTF वाला सिंपल पेस्ट वाले कमांड की तरह है, और इसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट से आप विदाउट फॉर्मेटिंग यानी कि बिना स्टाइल के टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। आपने अगर कॉपी चाहे स्टाइल वाला किया हो बट उसको ये सिंपल यानी कि विदाउट फॉर्मेटिंग में पेस्ट करेगा। और उसके बाद है पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन। पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन कैसे चलता है इसको समझाने के लिए मैं MS वर्ड में एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये ऑप्शन तब यूज़ करते हैं हम जब वर्डपैड से दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर से आपने कोई टेक्स्ट लिंक करना है या उस फाइल में से कोई मैटर लिंक करना है, तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी एक फाइल ओपन कर रहा हूँ MS वर्ड में, चाहे वो MS वर्ड की फाइल हो चाहे एक्सेल की फाइल हो, तो उस फाइल में से जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर कॉपी करना है Ctrl+C, और इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पर जब आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें सेम वही ऑप्शन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पर डिस्प्ले एज आइकन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करके और ओके करते हैं तो उस टेक्स्ट का सिर्फ यहाँ पे नाम आ जाएगा जो आपने MS वर्ड में से कॉपी किया था। ये थोड़ा टाइम लेता है, तो उसके बाद ये आपका जो टेक्स्ट आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर आ गया। अब इस टेक्स्ट पे जब आप ये एरो वाला सिंबल ऐसा हो जाएगा, पॉइंटर का सिंबल ऐसा बन जाएगा, तो इस पे आप डबल क्लिक करके डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वहीं पर वो टेक्स्ट सिलेक्टेड मिलेगा आपको। तो ये तो है सिंपल, आपने सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको पेस्ट किया है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप पेस्ट लिंक में यहाँ से डिस्प्ले एज आइकन कर देते हैं तो सिर्फ ये आपको यहाँ पर आइकन दिखा देगा, वो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इस आइकन पे भी आप डबल क्लिक करके सीधा उसी डॉक्यूमेंट की उस टेक्स्ट पर जा सकते हैं, उस पोजीशन पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर कई फाइलों को लिंक करना है तो आप उसमें से टेक्स्ट कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट लिंक में जाकर और फिर यहाँ पर उसका आइकन या फिर जो भी उसका टेक्स्ट है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो उससे आपका वो डॉक्यूमेंट और ये वर्डपैड का आइकन या टेक्स्ट लिंक हो जाएगा और आप इस पे डबल क्लिक करके कभी भी उस डॉक्यूमेंट में उस पोजीशन पे या उस चैप्टर पे या उस टेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये पेस्ट स्पेशल वाले सारे ऑप्शंस होते हैं। ये हम रेयरली यूज़ करते हैं, कभी कभी जब हमको इसकी नीड पड़ती है, वैसे हम नॉर्मली इसका यूज़ नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके फ़ॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स होती हैं और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री का फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है और 11 पॉइंट्स इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। ये आपको याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री और 11 का इसका साइज़ होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये टेक्स्ट चेंज करके दिखाया था तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वैसा ही आपका टेक्स्ट का स्टाइल हो जाएगा और फिर यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको बड़ा साइज़ करना है या छोटा। तो स्टाइल और उसका जो साइज़ है वो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना यानी कि ग्रो फ़ॉन्ट करना। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा और बार बार क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। उसके बाद है श्रिंक फ़ॉन्ट। श्रिंक फ़ॉन्ट पे क्लिक करने से आपका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो छोटा हो जाता है। इनकी शॉर्टकट है कीबोर्ड में अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला सिंबल प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा साइज़, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का सिंबल प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा। उसके बाद है बोल्ड। बोल्ड अगर आपने कर रखा होगा तो जो आपका टेक्स्ट है उसका जो लाइनिंग का साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा यानी कि मोटे अक्षर हो जाएंगे, और दोबारा बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल। तो बोल्ड आप यहाँ से भी कर सकते हैं या कीबोर्ड में कंट्रोल B से भी कर सकते हैं। एक बार कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और दोबारा कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो उसके बाद है इटालिक। इटालिक से ये थोड़े अक्षर टेढ़े हो जाते हैं
तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और आई पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इटैलिक हो गए इसके लेटर, और दोबारा क्लिक करेंगे तो नॉर्मल। यू से अंडरलाइन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और उसको आप हाईलाइट करके अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं तो आप इस पे अंडरलाइन वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि ये जितने भी ये बटन है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाले, ये सभी ऑन ऑफ करने वाले हैं। तो इन जैसे बटन को हम क्या कहते हैं, टॉगल बटन कहते हैं। जो एक ही कमांड से ऑन या ऑफ हो जाए तो उसको हम टॉगल कमांड या टॉगल बटन कहेंगे। तो ये बोल्ड का टॉगल बटन है, ये इटैलिक का और ये अंडरलाइन का। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बीच में एक कटी हुई लाइन लग जाना। जैसे कि आप कभी एक लेटर टाइप कर रहे हैं और आपको किसी को ये इंडिकेट करना है कि ये जो लाइन है ये गलत है, तो उसको आप ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हैं कि मान लीजिए प्रीवियस डेट ये थी और अब न्यू डेट ये है, तो आप प्रीवियस डेट को कट करके दिखा सकते हैं। तो अमेंडमेंट करने के लिए या अपडेट करने के लिए, किसी को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आप इसी को सिलेक्ट करके दोबारा उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे साइंस के फॉर्मूलाज में आपने देखा होगा H2O, तो उसके H के नीचे 2 लिखा आ जाता है। और मैथ के फॉर्मूलाज में आपने देखा होगा, मैथ की इक्वेशंस में आपने देखा होगा कि a का स्क्वायर कर देते हैं हम या a की पावर 3 कर देते हैं, तो उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये जो ऊपर होता है उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे ये साइंस में हम ऐसे लिखते हैं H2O, और या फिर हम मैथ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसी कोई इक्वेशन लिख देते हैं। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे आपने इसको 2 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से आपने क्लिक कर दिया सबस्क्रिप्ट, तो ये नीचे हो जाएगा और दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल और ये प्लस वाला ऊपर जो न्यूमेरिक कीज के साथ प्लस वाला बटन होता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा और दोबारा कंट्रोल और वो प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो नॉर्मल। इसी तरीके से आप अगर ऊपर दिखाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद वो a के ऊपर हो जाएगा 2, तो इसका मतलब वो a स्क्वायर बन गया। और अगर आप दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इसको कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, और अगर दोबारा इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद है टेक्स्ट का कलर चेंज करना। तो आपने कोई भी लाइन या कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर होता है, इसमें क्लिक करके आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करके दिखाना है अलग से, जैसे कि कई बार हम लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको किसी डेट को या पर्टिकुलर एक नाम को या किसी सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, किसी भी तरह की फिगर को आपने हाईलाइट करके दिखाना है लेटर में या डॉक्यूमेंट में, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से हाईलाइट टेक्स्ट वाले ऑप्शन से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बैकग्राउंड में ये कलर आ जाएगा, यानी कि वो अलग से लेटर में दिखेगा। तो जब भी कोई आपका लेटर या फिर वो डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो उसको ऑटोमेटिक उसका अटेंशन जो है उसी जगह पर जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो कलर उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आ जाएगा, ऐसे हाईलाइट करके दिखाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसी बटन में क्लिक करके और नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो जो बैकग्राउंड में कलर था वो हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर ये तो थे फॉन्ट वाले ऑप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस। इसके लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ और सबसे पहले मैं इसको यहाँ से नॉर्मल कर रहा हूँ। नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट आप ले सकते हैं और इसका साइज जो है वो मैं 14 कर रहा हूँ और इसका जो कलर है ब्लैक कर रहा हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो, और इटैलिक हटा रहा हूँ। तो अब ये नॉर्मल बन गया है। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टाइप कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूँ। वैसे आपके पास अगर पैराग्राफ होगा तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज वर्डपैड एंड नाउ वी आर लर्निंग अबाउट पैराग्राफ ऑप्शंस। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया दिस इज डॉक्यूमेंट
मेकिंग सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है और यहाँ से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप वैसे आपके पास पैराग्राफ भी होगा तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक पैराग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक पैराग्राफ हो गया। फिर जब आप लगातार लिखते हैं तब वो एक पैराग्राफ माना जाता है, और जैसे ही आप कीबोर्ड में एंटर कर देंगे तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं अब इसको टाइप करूँगा या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। फिर आप एंटर करेंगे तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप एंटर कर देते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अगर आप लगातार लिखते रहेंगे तो वो एक ही पैराग्राफ माना जाएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आसानी से ये टेक्स्ट ऊपर सेट हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ये आपको समझाने के लिए 3 पैराग्राफ टाइप कर दिए या लिख दिए। तो इसमें पहले पैराग्राफ में आप क्लिक कर सकते हैं या फिर उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो एक ही बात है। जैसे मैंने पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट वाला अलाइन वाला इसका एक पहला ऑप्शन है। तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल L। तो अगर इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड में यहाँ पर लगा होगा। और अगर आप इसको कर देते हैं यहाँ से राइट, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल R होती है। तो जब आप इस पर राइट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो राइट साइड में पोजीशन होती है वहाँ पर सेट हो जाता है। और इधर से देखिए कम ज़्यादा हो गया, लेकिन इस साइड से ये बराबर हो गया। और अगर आप इसको सेंटर में कर देंगे तो ये टेक्स्ट आपका सेंटर में हो जाएगा। तो वैसे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं पहले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में क्लिक करके एंटर कर दिया मैंने, और फिर ऊपर वाली लाइन में जाकर और मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया वर्डपैड। ठीक है, अब इस वर्डपैड को मैंने मान लीजिए टाइटल बनाना है तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ जैसे हम डॉक्यूमेंट में करते हैं, इसको बड़ा कर दिया मैंने। अब ये कहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड में है। तो आप इसको सिलेक्ट करके और या फिर इसी में क्लिक करके, तो ये पूरी लाइन को ही मतलब लेफ्ट राइट सेंटर करता है। तो इसको राइट करेंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा, और सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में। इस तरीके से आप ये तीनों ऑप्शंस जो कमांड्स है लेफ्ट, सेंटर और राइट वाली, ये अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ में आपको अगर अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया था तो यहाँ पर टाइटल में आपको साफ दिख रहा है कि राइट करने से राइट हो रहा है वो, और सेंटर से सेंटर और लेफ्ट से लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल L से लेफ्ट होता है। अगर मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगा तो ये राइट साइड में हो जाएगा, और कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो सेंटर में होगा, क्योंकि कंट्रोल E जो है वो सेंटर की शॉर्टकट होती है, क्योंकि कंट्रोल C जो है वो कॉपी के लिए पहले से ही फिक्स है। तो सेंटर की स्पेलिंग में CE आता है, तो C तो कॉपी के लिए फिक्स है, इसलिए सेंटर की शॉर्टकट कंट्रोल E होती है, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक सेट है। तो यहाँ पर आप पॉइंटर ले जाके भी देख सकते हैं कंट्रोल E। जो जस्टिफाई है, जस्टिफाई आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा एक वर्ड में, जैसे कि अब ये मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था वर्डपैड, इसमें अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो या फिर लेफ्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक वर्ड है। तो ये जो जस्टिफाई है ये ज़्यादातर पैराग्राफ में हम यूज़ करते हैं। आपने बुक्स में देखा होगा कि जो भी पैराग्राफ होते हैं उनके लेफ्ट साइड से सारी लाइन्स इक्वल होती हैं और राइट साइड से भी इक्वल होती है। लेकिन अभी आप इस डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं तो पहले पैराग्राफ में राइट साइड से यहाँ से ये जो लाइन्स हैं ये बड़ी छोटी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा स्पेस इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट होके और फिर यहाँ पर ये राइट साइड से भी इक्वल हो जाएं। तो उसके लिए आपको इस पैराग्राफ में या तो क्लिक करना है या आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन यानी सिलेक्शन का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस पैराग्राफ में क्लिक कर दिया सिंपली, और फिर यहाँ पर मैंने जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस साइड वाली लाइन भी बराबर होगी और राइट साइड वाली लाइन भी बराबर हो गई है, क्योंकि ये लास्ट लाइन तो थोड़ी छोटी थी इसलिए इसको इसने बराबर नहीं किया। तो जो लाइन बराबर नहीं होनी होगी लास्ट में तो उसको ये एज इट इज रखेगा, नहीं तो उसको बराबर कर देगा। जैसे अब मैं नीचे वाले पैराग्राफ में भी क्लिक करके, और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल J, तो मैंने सेकंड पैराग्राफ में क्लिक करके कंट्रोल J प्रेस कर दिया कीबोर्ड में, तब भी ये बराबर कर रहा है। तो इस साइड से आप देखेंगे ये बराबर कर दी इसने लाइन। तो जितनी भी बुक्स होती हैं उन सब में जो राइट साइड का अलाइन और लेफ्ट साइड का अलाइन दोनों बराबर गैप में रखते हैं और बराबर हो जाती हैं, तो वो यहाँ से जस्टिफाई से होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पैराग्राफ। तो जैसे कि मैंने पहले पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया और फिर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है लेफ्ट, फिर उसके बाद है राइट और फिर फर्स्ट लाइन, और ऊपर टाइटल दिया हुआ है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है लिखने की पोजीशन, जहां से आप टाइपिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं
वहाँ की पोजीशन। तो इंडेंटेशन में अगर लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट का मतलब होता है कि आप लेफ्ट से पैराग्राफ को कितनी दूरी पे लिखना चाहते हैं। तो आपकी जो पोजीशन है आप देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ कितनी दूर करना है लेफ्ट साइड से, उसको कहते हैं हम लेफ्ट इंडेंटेशन। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है 0, इसके ऊपर डबल कोट्स का सिंबल लगा हुआ है, डबल कोट्स लगे हुए हैं, तो ये होता है इंच। तो आप कितने इंच का इसमें स्पेस देना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, तो मैंने कर दिया इसमें 0.5। आपको वो डबल कोमे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 0.5 का मतलब है हाफ इंच, यानी कि आधा इंच, और ये लिख के मैंने कर दिया ओके। तो आपका जो पैराग्राफ है वो हाफ इंच इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। अगर आपने फिर पैराग्राफ को क्लिक करके और यहाँ से राइट साइड से करना है तो आप राइट साइड से भी कर सकते हैं। राइट साइड से आपने कर दिया जैसे 0.5, तो राइट साइड से भी पैराग्राफ हमारा, जिस पैराग्राफ में हमने क्लिक किया था वो राइट साइड से हाफ इंच इधर हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो रूलर है उसमें ये 1 इंच है, ये 2 इंच है और ये 3 ऐसे। तो ये 1 इंच के और 0 के बीच में बिल्कुल हाफ में आ रहा है। तो ये हाफ इस साइड से हो गया और हाफ इस साइड से। तो ये ज़्यादातर हम पोएम वगैरह, जब पोएम की बुक बनाते हैं या फिर कोई पोएम लिख रहे हैं, कोई स्टेंजा लिख रहे हैं, तो इस तरीके से उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट वाले ऐसे कर सकते हैं हम। उसके बाद है फर्स्ट लाइन। पहली लाइन को आप कितना दूर दिखाना चाहते हैं। अभी मैं लेफ्ट को 0 कर रहा हूँ नॉर्मल, और इसको राइट को भी 0 कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट लाइन को कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन हमारी 2 इंच पे स्टार्ट हो, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के बॉक्स में मैंने लिख दिया 2 और फिर कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट तो मैंने 0-0 कर दिया था, तो वो बराबर उसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं स्टार्टिंग वाली पे। लेकिन आपके इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो 2 इंच पे स्टार्ट होगी, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको पैराग्राफ में जाके नॉर्मल कर रहा हूँ, मैंने इसको कर दिया 0। अगर आप सभी पैराग्राफ सेलेक्ट करके, जैसे कि मैंने मान लो ये सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिए और फिर इसमें जाके कोई भी ऑप्शन अप्लाई करेंगे, वो सारे पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगा। जैसे मैंने सब में कर दिया कि 2 इंच पे पहली लाइन स्टार्ट हो, फर्स्ट लाइन, और फिर मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि इसमें सभी पैराग्राफ की जो लाइन है पहली वो 2 इंच पे स्टार्ट हो रही है। इसको आप, अभी मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ ऊपर जो रूलर होता है उसके अंदर ये बटन होते हैं 3। ये जो पहला बटन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन, और जो दूसरा बटन है इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, और जो थर्ड बटन है चौरस बटन, इसको हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है ऊपर वाला। अगर आप इसको सरकाएंगे कहीं पे भी तो आपकी पहली लाइन पैराग्राफ में इधर हो जाएगी, और इसको वापस करेंगे तो नॉर्मल। और जो नीचे वाला ये बीच में उल्टा ट्रायंगल है, तो इसको अगर आप क्लिक करके ले जाएंगे तो पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको छोड़कर जो बाकी लाइन बची हुई है, हैंगिंग जो बचा हुआ है उसका पार्ट, उसको ये इधर कर देगा। ये हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पर हमने कोई फ़ोटो वगैरह लगानी हो या पेस्ट करना हो बाद में प्रिंट आउट निकाल के, तो उसके लिए हम जगह छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए करते हैं। तो पहली लाइन को छोड़कर बाकी लाइनों को इधर सरकाने के लिए होता है। और जो इसके नीचे ये स्क्वायर बटन सा दिया हुआ छोटा सा, इसको कहते हैं लेफ्ट इंडेंट, यानी कि पैराग्राफ को पूरा लेफ्ट साइड से इधर करना। तो मान लो मैंने 1 इंच पे कर दिया इसको, तो आपका जो पैराग्राफ है वो 1 इंच पे सेट हो जाएगा। तो ये जो आपने पैराग्राफ वाले में कमांड्स की थी, ये ऑप्शंस किए थे, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें राइट साइड से भी कर सकते हैं। राइट साइड में भी एक छोटा सा बटन दिया हुआ है रूलर में, इसको भी आप जितना इधर करेंगे तो उतना ही स्पेस यहाँ पे पैराग्राफ में छोड़ देगा ये। तो इस तरीके से आप रूलर से भी यहाँ से इन ऑप्शंस को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि आप पैराग्राफ में लाइनों में कितना गैप देना चाहते हैं। इसका सिंपल तरीका तो यही होता है कि जैसे अगर आप एक लाइन को 2 लाइनों जितना गैप देना चाहते हैं, यानी कि वो एक लाइन 2 लाइनों जितना गैप घेरे, यानी कि स्पेस ले, तो उसके लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया और फिर कर दिया ओके। तो जिस पैराग्राफ पे आपका क्लिक होगा उस पैराग्राफ में ये 2 लाइन जितना स्पेस लेगा, यानी कि आपकी जो एक लाइन है वो एक लाइन 2-2 लाइन जितना स्पेस लेगी। और इस ऑप्शन को आप यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ से भी आप जिस भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे 1.5 लाइन का स्पेस ले या फिर 1.25 लाइन का, तो जितना भी आप स्पेस इसमें देना चाहते हैं अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
जिस पैराग्राफ पे आपने क्लिक कर रखा होगा ये उसी पैराग्राफ पे अप्लाई करेगा। और अगर आप 1 पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें है ऑप्शन लाइन स्पेसिंग के बाद ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के बाद ऑटोमेटिक 10 पॉइंट का स्पेस ये सेट कर देगा। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो आपने देखा होगा कि ये जो पहला पैराग्राफ है और ये जो दूसरा पैराग्राफ है, इसमें दोनों में यहाँ पर बीच में जो गैप है ये 10 पॉइंट का है। अगर आप चाहते हैं ये गैप ना आए तो इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और यहाँ से ये ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन ऑफ करेंगे तो बीच में पैराग्राफ के जो पहला पैराग्राफ है उसके बाद में 10 पॉइंट का स्पेस नहीं आएगा। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक 10 पॉइंट्स का गैप आ जाएगा। इसको आप वहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है। यहाँ से अगर आप इसको ऑफ करेंगे तब भी सेम अप्लाई होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का और जो इस पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स में ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं, ये दोनों सेम है। उसके बाद अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ्ट राइट सेंटर करना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैंने आपको ये ऊपर यहाँ पर चारों बटन बता दिए थे, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या उस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सेम है। उसके बाद ऑप्शन आता है इसमें टैब्स का। अब ये टैब्स क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल वर्डपैड के बाद मैंने एंटर कर दिया। अब आपका जो ये रूलर में ऊपर 1 2 3 लिखे हुए हैं ये इंच में है। तो जब आप टैब बटन दबाते हैं तो ½ इंच का ये गैप दे देता है। कीबोर्ड में अगर आप टैब वाला ये बटन दबाएंगे तो ये ½ इंच पे आपका कर्सर ले जाएगा। फिर आपने टैब दबाया फिर ½ इंच पे, तो ऐसे टैब दबाकर आप ½ इंच पे अपना कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं टैब। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसी टेबल बन जाए जिसमें थोड़ा थोड़ा गैप हो, यानी कि आपको फॉर्मेट टेबल की तरह बनाना है लेकिन उसमें लाइनिंग नहीं लगानी, एक किस्म से आपको एक रिकॉर्ड शो करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले पैराग्राफ के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे दिया। अब यहाँ पर आपको ना एक फॉर्मेट दिखाना है, एक रिकॉर्ड दिखाना है या कुछ भी आपने यहाँ पर टेबल टाइप दिखाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जहाँ पर आपने ये टैब वाला सिस्टम करना है तो उसको क्लिक करके और फिर आपने पैराग्राफ में जाना है और फिर यहाँ से टैब्स में, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब अगर आप पहली बार टैब दबाएं तो ये कर्सर आपका कहाँ पर मूव होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 1 इंच पे मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऊपर बॉक्स में लिख दिया 1 और सेट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद किस पे होना चाहिए, 3 इंच पे होना चाहिए। तो मैंने ऊपर 3 लिख दिया बॉक्स में और फिर सेट कर दिया। अगर आपसे गलती से ये 3 आ गया और आपने करना था मान लीजिए 3.5 पे, तो इसको क्लिक करके आप क्लियर वाले बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं और फिर ऊपर वहाँ पर लिख सकते हैं 3.5 के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3.5 और फिर कर देंगे सेट। तो जो आपका टैब है, टैब की पोजीशन वो 3.5 इंच पे सेट होगी। उसके बाद फिर मैंने कर दिया 5 पे और फिर सेट। तो इस तरीके से जब आप एक बार टैब दबाएंगे तो ये 1 पर आएगा, फिर टैब दबाएंगे तो 3.5 इंच पर आएगा और फिर टैब दबाएंगे तो ये 5 इंच पर आएगा। ऐसे ये टैब सेट करके और फिर हम ओके कर देंगे। ओके करने से आप रूलर में देखेंगे तो 1 इंच पे L लग गया। L का मतलब लेफ्ट टैब होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से आप टैब दबाएंगे जब, तो ये 3.5 इंच पर लग गया, ये 3 इंच है और ये 3.5 इंच और एक ये 5 पर लग गया। तो इस तरीके से ना सभी जो टैब आपने लगाए हैं वो रूलर पर यहाँ पर सेट हो जाएंगे और आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपने आपका जहाँ पर कर्सर है वहाँ से आपने कीबोर्ड में टैब बटन दबाया तो ये 1 इंच पे रुकेगा, उसमें आपने लिख दिया नेम। फिर टैब दबाया तो 3.5 इंच पर रुकेगा, उसमें आपने लिख दिया मान लीजिए क्लास। फिर टैब दबाया तो ये 5 इंच पर रुकेगा, उसमें आपने लिख दिया मान लीजिए मार्क्स। फिर हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और फिर टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड जो भी जिसका भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर आप यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से एक रिकॉर्ड टाइप करना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 2 रिकॉर्ड टाइप कर दिए। अगर आप इसमें से कोई टैब हटाना चाहते हैं या इनमें से अभी जो आपने रिकॉर्ड रखा है आप चाहते हैं कि ये टैब हट जाए सारा, तो उसके लिए आपको इस पूरी सभी लाइंस को सिलेक्ट करके फिर पैराग्राफ में जाना है और टैब्स में जाना है। आप किसी पर्टिकुलर को भी क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं या क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। अगर आप क्लियर ऑल कर देंगे और फिर कर देंगे ओके,
तो आपके वो जो जितने भी टैब वाले स्पेस थे, बीच में गैप था, वो हट जाएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ आपको एक और ऑप्शन इसका समझाने के लिए। कंट्रोल जेड करने से ये थोड़ा बैक हो जाएगा और टैब्स लगे आ जाएंगे। अब एक तो आप वहाँ से कर सकते हैं टैब को क्लियर, यानी कि क्लियर वाले बटन पे, या क्लियर ऑल पे करेंगे तो सारे टैब्स क्लियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से रूलर से करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे 3.5 इंच वाला जो है ये टैब कहीं पे मूव करना है, तो इसको मैं उठा के और कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया 2 पे, तो ये जो 3.5 इंच वाला टैब था वो 2 पर आ गया है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं अपडेट, यानी कि इसको आप मूव करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी को हटाना भी चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, और मूव करना चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको मूव किया, ये यहाँ पर मूव हो गया। इसको हटाना है तो आपको सिर्फ इस पे जो ये एल वाला सिंबल लगा हुआ है, इस पे क्लिक करके आपको नीचे सरकाना है। नीचे सरकाने से वो टैब हट जाता है। जैसे मैं इसको क्लिक करके नीचे मैंने सरका दिया तो वो टैब हट गया। अब 5 नंबर से भी अगर मैं ऐसे एल को क्लिक करके नीचे सरकाऊंगा तो वो टैब हट जाएगा। और ऐसे ही मैंने इससे फर्स्ट वाले से भी हटा दिया। तो इस तरीके से आप रूलर से भी अगर हटाना चाहें तो वो टैब हटा सकते हैं। तो ये होता है हमारा टैब्स वाला ऑप्शन। तो इसमें पैराग्राफ में टैब्स वाले ऑप्शन में आप यहाँ से ये कमांड्स चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट वाला ऑप्शन बटन। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज इंडेंट से तो क्या होता है, आपका जो ये पैराग्राफ है आपको लेफ्ट साइड से कितना इधर करना है वो कर सकते हैं, और वापस बैक करना हो तो आपको डिक्रीज इंडेंट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन से आप सिर्फ पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से मूव कर सकते हैं या फिर वापस लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया तो कीबोर्ड में अगर टैब बटन दबाएंगे तो ये उधर सरक जाएगा, यानी कि इंक्रीज, ये जो इंक्रीज इंडेंट वाला ऑप्शन था ये वाला। और अगर आप कीबोर्ड में शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे दोबारा तो ये उधर हो जाएगा। लेकिन अब इससे बाद में फिर शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये वापस और ज़्यादा लेफ्ट में नहीं होगा, क्योंकि आपके लिखने की जो पोजीशन है वो यहाँ तक है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और उधर हो जाए तो आपको यहाँ पर ऊपर जो रूलर में ये मार्जिन दिख रहा है, ये मार्जिन सेट करना होता है। ये मैं आपको पेज सेटअप में बताऊंगा, पेज सेटअप वाली कमांड में। तो इस तरीके से आपके ये वाले इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट यहाँ से या फिर कीबोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट ए लिस्ट। इसमें क्या होता है, आप नंबरिंग देना चाहते हैं, एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने से हमारा यहाँ पर कर्सर आ गया। तो जहाँ पर भी आपने लिस्ट लगानी है वहाँ पर आप कर्सर ले जाइए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिखा बेसिक कोर्स, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और यहाँ से इसका ब्लैक कलर या कोई और कलर जो भी आप कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। और बेसिक कोर्स में आपको नीचे पॉइंट्स दे के और उसके कोर्स के कंटेंट लिखने हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबरिंग वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, डॉट लेनी है, नंबरिंग लेनी है, या रोमन काउंटिंग लेनी है। तो जैसे मैं नंबरिंग ले रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 लग जाएगा। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया MS पेंट, फिर उसके बाद एंटर। उसके बाद फिर जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसमें कोई पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर आप लगातार अगर लिखते जाएंगे तो ये 4th पॉइंट के अंदर या उस पॉइंट के अंदर ही रहेगा मैटर, और जब आप एंटर करेंगे तब ये नेक्स्ट लाइन में अगला पॉइंट बनाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी लिस्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और इनका कलर अगर आपने चेंज करना है अलग से थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपका फॉर्मेट है आप तैयार कर सकते हैं इसमें। अभी अगर आपको इसकी नंबरिंग बाद में चेंज करनी है तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसकी नंबरिंग में कुछ भी चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ABCD कर दिया तो यहाँ पर ABCD आ जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए आपने नोटपैड के बाद, मान लो, या वर्डपैड के बाद आपने एक और हेडिंग लिखनी थी, लेकिन बाद में आपको पता चला यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्डपैड के बाद में क्लिक करके और फिर एंटर करेंगे। फिर एंटर करने से क्या होगा, आप अपना कुछ और भी जो हेडिंग बीच में लिखनी है वो लिख सकते हैं। तो जिसके बाद में लिखनी है उसी टेक्स्ट के बाद में क्लिक करके और फिर एंटर करना है, तो वो पॉइंट आपके एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बीच में से कोई डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने MS ऑफिस को इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक जो E वाला पॉइंट है वो D वाला पॉइंट बन जाएगा जब आप डिलीट करेंगे।
तो ये ऊपर हो जाएगा और आपके जो नंबरिंग है वो नंबर वाइज ही रहेगी, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये नंबरिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से नंबरिंग हट जाए तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से नन पे क्लिक कर देंगे। नन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो जो टेक्स्ट में नंबरिंग आपने लगा रखी थी लिस्ट में, वो हट जाएगी। तो इस तरीके से आप ये लिस्ट वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये था लाइन स्पेसिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन अप्लाई होता है। बाहर अब थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, जो बारिश का मौसम चल रहा है, और आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। बीच में बारिश की जो आवाज़ है उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। बाकी ये नेचर है तो अच्छी बात है, बारिश की आवाज़ भी आपको सुनाई दे थोड़ी थोड़ी। तो मेरे वीडियो बनाने में, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है, एक ही वीडियो में मैं इसको वर्डपैड को बनाना चाहता था, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि वर्डपैड की एक पूरी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट बनाने में छोटी छोटी वीडियोस बन जाती है। बट वर्डपैड अगर आप 1 घंटा लगाकर पूरा वर्डपैड सीख सकते हैं तो उसमें कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में फ़ोटो लगा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको पिक्चर लगानी है वहाँ पर पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पिक्चर वाले बटन पे क्लिक करना है, डाउन एरो पे, और पिक्चर पे क्लिक करना है। तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो कहीं पर भी होगी तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और फिर ओपन, तो वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। इस फ़ोटो पे क्लिक करके आपके जो साइड में पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स से आप फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कॉर्नर वाले पॉइंट से इसको क्लिक करके और छोटा कर रहा हूँ, ड्रैग करके। इस तरीके से आप फ़ोटो लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं इसकी जगह पे कोई और फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, बट इतनी साइज़ की जितनी साइज़ का मैंने इस फ़ोटो को किया है, तो इस पे फ़ोटो पे क्लिक करके और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करके आप कोई दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो वो फ़ोटो इस फ़ोटो की जगह पर रिप्लेस हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस फ़ोटो को क्लिक किया और फिर ओपन, तो आप देखेंगे कि वो फ़ोटो इस फ़ोटो के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट होगी। तो ये हमारा जो होता है पिक्चर और चेंज पिक्चर वाला ऑप्शन होता है। एक होता है रिसाइज पिक्चर। रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जो अभी तो हमने अपने पॉइंट से इनसे छोटा बड़ा किया था फ़ोटो को, तो ये इतनी फ़ोटो आ रही है। अगर आप पॉइंट से छोटा बड़ा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जितनी ओरिजिनल फ़ोटो का साइज़ है, जो ओरिजिनल फ़ोटो हम खींचते हैं कैमरे से, तो जितना इसका ओरिजिनल साइज़ है उतना साइज़ इसका हो जाए, उतना मुझे दिखाए इसका साइज़, तो उसके लिए हमको रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कितना साइज़ करना है इसका। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो 30-30 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ करना चाहते हैं फ़ोटो का तो आपको 100% करना पड़ेगा। तो 100% करने से ये फ़ोटो आपकी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे इसमें यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है लॉक एस्पेक्ट रेशो, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आप विड्थ में, हॉरिजॉन्टल का मतलब विड्थ होता है, तो विड्थ में अगर आप 50 लिख रहे हैं तो नीचे भी यहाँ पर 50 लिखा जाएगा, या 59 या कुछ भी जो भी आप टाइप कर रहे हैं, तो वो नीचे वाले में सेम आएगा, ताकि आपकी फ़ोटो की विड्थ और हाइट ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, अब मान लीजिए ऊपर तो आपने 100 कर दिया, 100 का उसका ओरिजिनल साइज हो जाए, लेकिन उसकी जो हाइट है, जो उसका वर्टिकल पार्ट है, हाइट है जो उसकी, वो आपने 50 कर दी, तो उसकी हाइट तो छोटी आएगी, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो 100% आएगी। तो इस ऑप्शन को ऑन करने से तो दोनों में चेंज होता है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग चेंज करना चाहते हैं तो लॉक वाले ऑप्शन को ऑफ करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 100 और 50 कर दिया और फिर कर दिया ओके। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अब देखिए फ़ोटो की विड्थ तो जितनी ओरिजिनल फ़ोटो की है वो होगी, लेकिन जो इसकी हाइट है वो छोटी होगी 50%। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं पिक्चर के अंदर। उसके बाद है पेंट ड्राइंग। तो अगर मैं अभी इस फोटो को डिलीट कर रहा हूँ, क्लिक करके डिलीट, और पेंट ड्राइंग यानी कि पेंटिंग की अगर आप ड्राइंग यहाँ पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करके आप पेंट को ओपन कर सकते हैं, तो साइड में यहाँ पर पेंट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें पेज का साइज जितना आएगा आप इसके पॉइंट को क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। अभी मैं रफली आपको कोई भी ऐसी फिगर बना के दिखा रहा हूँ। तो आप इसमें कुछ भी ड्रॉ करना चाहें, पेंटिंग बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अगर आपको MS पेंट नहीं आता
या आप MS पेंट को पूरा सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने आपको MS पेंट का पूरा ट्यूटोरियल का लिंक दे दिया है। आप MS पेंट को पूरा देख सकते हैं, उसके A to Z सारे ऑप्शन मैंने उसमें सिखा रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पेंट में कुछ भी ड्राइंग या कुछ भी बनाकर और फिर इसको क्लोज कर दिया, तो जो आपने ड्राइंग या पेंटिंग बनाई है वो यहाँ पर आपके इसमें आ जाएगी। इसको आप पॉइंट से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहले हाफ आ रहा था, थोड़ा सा इसके पॉइंट को बड़ा करेंगे तो वो पेंटिंग जो आपने बनाई थी वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी आपने MS पेंट को अलग से ओपन नहीं किया और इस पेंट ड्राइंग वाले ऑप्शन से आप MS पेंट की कोई पेंटिंग बनाकर या लोगो या कोई डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये होता है पेंट ड्राइंग। इसको क्लिक करके आप डिलीट कर देंगे तो पेंटिंग डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है डेट एंड टाइम। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है आपने कब बनाया था ये आपको याद रहे, तो आप डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लिक करके और कलर इसका ब्लू कर दिया, साइज़ थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं और यहाँ से मैंने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें आप किसी भी स्टाइल का डेट और टाइम दिखाना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे मान लीजिए इस डेट को सिलेक्ट किया और फिर ओके, तो वो जो डेट है वो आपके डॉक्यूमेंट में ऊपर लिख के आ जाएगी। तो इससे आपको याद रहेगा जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपने इस डेट को ये डॉक्यूमेंट बनाया था। तो डेट एंड टाइम लगाने के लिए ये ऑप्शन होता है और ये आपकी डेट वही दिखाएगा जो आपके कंप्यूटर में अभी सेट है, जो आपके कंप्यूटर में करंट डेट है वही यहाँ पर पेस्ट करता है। तो उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन किस लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर MS पेंट, इनके कोई ऑब्जेक्ट यानी इनका कोई टेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे लाना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। या किसी वर्डपैड की फाइल दूसरी फाइल का मैटर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे लाना है, तब भी आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो क्रिएट न्यू और एक होता है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो क्रिएट न्यू में क्या होता है, क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि आप नई पेंटिंग, नया डॉक्यूमेंट या MS एक्सेल की नई शीट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर MS एक्सेल वाली कोई टेबल बनानी है, सिंपल लाइन वाली, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे ग्राफ बनाना है, आपने चार्ट बनाना है, लेकिन आपको ये सॉफ्टवेयर आने चाहिए तभी आप बना पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए MS ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर ये वाला आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो कोई भी इसमें से बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से सारे सॉफ्टवेयर आते हैं तो कोई भी ऑप्शन, जो भी आप जिस भी सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये ऑप्शन MS पेंट से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली सिर्फ ये ऑप्शन पता चल जाएगी ऑप्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेंट ब्रश पिक्चर और फिर ओके कर देंगे। अगर आप इसमें डिस्प्ले एज आइकन करेंगे तो ऐसे पेंट का एक आइकन आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको ऑन कर सकते हैं और फिर कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आपके पास फिर पेंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग कुछ भी बनाना चाहें, डॉक्यूमेंट कुछ भी, जैसे अगर आप MS वर्ड खोलेंगे तो MS वर्ड ओपन होगा, उसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर आ सकता है। तो ये बनाने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर वो आइकन आ गया। अब ये जो आइकन आया ये क्या है, उस फाइल से लिंक्ड है। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो पेंटिंग को अलग से खोल कर दिखा देगा MS पेंट में। तो इस तरीके से आप नया डॉक्यूमेंट बनाकर, नया ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको MS पेंट का एग्जांपल दिया है, वैसे आप डॉक्यूमेंट या एक्सेल फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर और आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट न्यू तो था कि हमने नई पेंटिंग या कोई नया डॉक्यूमेंट बनाकर उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यहाँ पर लाए थे, और क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है जो आपने पहले से फाइल बना रखी है उसमें उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना है। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करना है। ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है या पेंटिंग है जो भी आप लाना चाहते हैं उस जगह पर जाकर और आपको उस पेंटिंग को सिलेक्ट करना है और फिर ओपन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। इसमें आप डिस्प्ले एज आइकन भी कर सकते हैं, ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ ताकि आइकन लग जाए। और एक लिंक वाला ऑप्शन होता है, अगर ये लिंक वाला ऑप्शन ऑफ है
तो जो आपकी ओरिजिनल ये पेंटिंग होगी उसमें जब भी आप चेंज करेंगे तो यहाँ वर्डपैड में चेंज नहीं होगा। वर्डपैड में जो आप ये पेंटिंग लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें लिंक कर देते हैं और फिर कर देते हैं ओके, तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट या कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लगाया, ये पेंटिंग मैंने लगाई थी जैसे, तो उसका और इसका लिंक हो गया। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर करेंगे ओपन, तो ये आपको ओपन करके दिखा रहा है कि आपकी पेंटिंग ऐसी है। अगर मैं इस पेंटिंग को MS पेंट में चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हमने लिंक वाला ऑप्शन ऑन किया था। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर MS पेंट ओपन कर रहा हूँ। MS पेंट को ओपन करके मैंने वही पेंटिंग यहाँ पर ओपन कर ली। फॉर एग्जांपल ओपन में जाकर और उस पेंटिंग को यहाँ पर ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये येलो कलर का या ब्लैक कलर का एक सर्कल बना देते हैं इसके चारों तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मान लीजिए थोड़ा सा मैंने इसमें ये चेंज कर दिया, यानी कि इसमें एक सर्कल लगा दिया। और फिर इसको अगर मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि हमने उस ऑप्शन लिंक वाले ऑप्शन को ऑन किया हुआ था, तो ये जो आपकी पेंटिंग का लिंक आपने यहाँ पर लगाया था, ये किसी एक्सेल का चार्ट भी हो सकता है, कोई फिगर भी हो सकती है, कोई लोगो भी हो सकता है, जो भी आपने यहाँ पर लगाया। अब क्योंकि मैंने MS पेंट की ओरिजिनल वो जो पेंटिंग थी उसके अंदर चेंज कर दिया, वो सर्कल बना दिया। तो जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इसको, तो आपको ये सर्कल के साथ दिखाएगा, क्योंकि आपने वो लिंक कर रखा है। लिंक करने से क्या होगा, अगर आपके ओरिजिनल फोटो में चेंज होगा तो यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप लिंक वाला ऑप्शन ऑफ रखेंगे तो आपके ओरिजिनल फोटो में चेंज होने से वर्डपैड में जो ये आपने ऑब्जेक्ट लगाया है यहाँ पर वो चेंज नहीं होगा। तो लिंक का ये फायदा होता है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जो ये क्रिएट फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन था ये कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ आइकन को। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढना। तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया, फाइंड की शॉर्टकट होती है Ctrl+F। तो आप कीबोर्ड में Ctrl+F प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। फाइंड को ऑन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है आपने। तो मैंने मान लीजिए फाइंड करना है दिस वर्ड। तो दिस लिख के अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आपको डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है दिस यहाँ पर है फर्स्ट। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो फिर दिखा देगा दिस यहाँ पर है। तो इस तरह फाइंड नेक्स्ट करके आप इसमें देख सकते हैं कि वो वर्ड कहाँ पर है। और अगर आप इसमें फिर स्टार्टिंग में क्लिक कर देंगे बिना इसको डायलॉग बॉक्स को कैंसिल किए, अब ये देखिए कर्सर मेरा स्टार्टिंग में आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको वही फाइंड करके दिखाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन है इसमें, जैसे मान लीजिए नीचे वाला ऑप्शन है मैच केस। अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो दिस यहाँ पर तो आपने छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में पहला लेटर दिस का बड़ा है तो ये फाइंड नहीं करेगा। तो इसका मैच केस का मतलब क्या होता है, जो आपने यहाँ पर टाइप किया है ना वही सेम एग्जैक्ट ही फाइंड करेगा। चाहे आपने यहाँ पर बड़े अक्षर लिखे हैं तो बड़े अक्षरों को ही फाइंड करेगा, छोटे अक्षर लिखे हैं तो छोटे अक्षरों वाले को ही फाइंड करेगा। अगर आप एग्जैक्ट ये वाला जो डॉक्यूमेंट में दिस लिखा हुआ ये फाइंड करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट इस बॉक्स में वही लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने टी इसका कैपिटल कर दिया तो मैच केस ऑन है। अब आप फाइंड करेंगे इसमें तो ये आपको वही दिस दिखा रहा है जो आपने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप मैच केस ऑफ कर देते हैं फिर आप यहाँ पर चाहे दिस को ऐसे लिख लीजिए या फिर छोटे अक्षरों में लिख लीजिए, ये सभी को ही फाइंड करेगा। तो मैच केस का मतलब ये होता है जो आप ऊपर लिखते हैं वो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए आपको मैच केस वाला ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा। उसके बाद है मैच होल वर्ड ओनली। अब होल वर्ड ओनली का मतलब क्या होता है, पूरा वर्ड। तो जैसे मैं इसके डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में फिर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर इस पैराग्राफ से पहले, होल वर्ड ओनली का मतलब होता है अगर मैं इज को फाइंड करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला ऑप्शन अभी ऑफ है। इज को फाइंड करने से ये दिस वाले में भी इज को फाइंड करेगा, जैसे आप देख सकते हैं ये दिस में इज को फाइंड करके दिखा रहा है। और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो इज को भी फाइंड कर रहा है। तो इज जहां पर भी होगा, किसी भी वर्ड में भी होगा तो भी उसको ये फाइंड करके दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ इज को फाइंड करे, दिस में जो इज लिखा हुआ उसको फाइंड ना करे। तो जैसे मैं यहाँ स्टार्टिंग में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ स्टार्टिंग से सर्च करने के लिए, और मैच केस मैच होल वर्ड ओनली वाले ऑप्शन को मैंने ऑन कर दिया। अब इस ऑप्शन के ऑन करने से क्या होगा,
चाहिए इज किसी दूसरे वर्ड में लिखा हो, लेकिन उसको ये स्किप कर देगा। सिर्फ जहां पे इज लिखा हुआ है, स्टैंड अलोन इज, यानी कि पूरा का पूरा वर्ड इज लिखा हुआ है, सिर्फ उसको ही सर्च करेगा। तो यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन को ऑन करके और इज लिख के फाइंड किया, तो अब आप देख सकते हैं इसने पहले वाले दिस वाले इज को छोड़ दिया और ये इस इज वाले जो टेक्स्ट है इसको सर्च करके दिखा रहा है। तो फाइंड नेक्स्ट मैंने किया, फिर ये इज दिखा रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो इज दिखा रहा है। तो दिस वाले इज को या फिर इज किसी भी दूसरे वर्ड में होगा तो उसको सर्च नहीं करेगा। तो वोल वर्ड का मतलब होता है ये पूरा एग्जैक्ट वर्ड जो आपने ऊपर लिखा है इस पूरे वर्ड को ही सर्च करेगा। तो इस तरह आप ये फाइंड वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। उसके बाद होता है रिप्लेस। रिप्लेस में भी आपको नीचे तो आपके ये दोनों ऑप्शन ही मिलेंगे, वर्ड होल वर्ड वाला और मैच केस वाला। तो ये ऑप्शन मैंने आपको उसमें फाइंड में बता दिए। अगर ये ऑप्शन ऑन हो गए तो जो आप यहाँ पर लिखेंगे ना उसको ये मैच केस या होल वर्ड करके उसी को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ इसको बिना अप्लाई किए नॉर्मल जो है कहीं पे भी लिखा हो तो वो चेंज हो जाए। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी ये वर्ड पैड सिंपल लिखा हुआ है वहाँ पर सभी जगह कैपिटल वर्ड पैड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे। तो जहाँ पर छोटे अक्षरों में या बड़े अक्षरों में कहीं पे भी लिखा होगा तो ये फाइंड करेगा। तो फाइंड करने से अब ये दिखा रहा है कि पहला वर्ड पैड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको कैपिटल वर्ड पैड जो आपने रिप्लेस विद वाले बॉक्स में लिखा है कैपिटल करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, ये जो नीचे बटन दिया हुआ दूसरा रिप्लेस वाला, तो ये उसको बदल देगा। अगर आप किसी को बदलना नहीं चाहते, अब नेक्स्ट वाला ये जो सर्च कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है, अगर आप इसको नहीं बदलना चाहते तो फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये उसको ऐसे कैसे छोड़ देगा। और अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये उसको बदलेगा जो अभी सिलेक्शन में था। ठीक है, और रिप्लेस ऑल का मतलब होता है जितने भी वर्ड पैड इसमें हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, चाहे वो छोटे अक्षरों में लिखा हो चाहे बड़े अक्षरों में, क्योंकि आपने मैच केस को ऑन नहीं कर रखा, तो चाहे वर्ड पैड कैसे भी लिखा हो उस सब को क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देगा। मान लीजिए अगर आपने इसको मैच केस को ऑन कर दिया तो जहां पे सिर्फ छोटे अक्षरों में वर्ड पैड लिखा होगा सिर्फ ये उस जगह पर ही कैपिटल में वर्ड पैड करेगा। तो मैच केस और ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका मीनिंग सेम ही है जैसे मैंने आपको फाइंड में बताया था। तो इस तरीके से आप वर्ड पैड को ऑल कर देंगे तो सब जगह जहां पर भी छोटे अक्षरों में वर्ड पैड लिखा होगा सबको बदल देगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्लेस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट होती है कंट्रोल ए। तो इस पे क्लिक करने से आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसे भी इसको कॉपी करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, पूरे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन ऐसे होता है। तो ये था हमारा पूरा होम टैब की सारी कमांड्स। उसके बाद आता है व्यू टैब। व्यू में सबसे पहला ऑप्शन है जूम। तो इस पे क्लिक करने से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन ये आपको लेंस से बड़ा करके दिखा देता है ताकि आपको थोड़े बड़े बड़े अक्षर दिखे। कोई जैसे जिनकी आदत होती है कई लोगों की कि वो दूर से बैठ के वायरलेस कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो इसको जूम करके टाइप कर सकते हैं। और जूम आउट करेंगे तो ये माइनस यानी कि कम हो जाएगा। इसको आप नीचे यहाँ स्टेटस बार से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके माइनस और प्लस के बटन है तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको जूम कर सकते हैं या फिर माइनस पे क्लिक करके भी छोटा कर सकते हैं। और 100% करने से ये नॉर्मल हो जाता है। अगर आपने मान लो ज़्यादा बड़ा कर दिया इसको जूम और या फिर थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया तो इसलिए 100% करने से आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रूलर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपका ये रूलर आप हाइड करना चाहें या शो करना चाहें उसके लिए ऑप्शन है। स्टेटस बार जो आपके नीचे लाइन होती है जहाँ पर ये दिखा रहा है आपको जूम वाले ऑप्शन, यहाँ पर अगर आप कैप्स लॉक बटन ऑन करेंगे तो आपका यहाँ पर कैप्स लिखा आ जाएगा और ऑफ करेंगे तो ऑफ। तो कई बटन्स यहाँ पर जो ऑन ऑफ है वो आपको दिखा देता है। तो स्टेटस बार को अगर आप ऑफ कर देंगे तो वो वाले जो नीचे जो बार आ रहा था वो गायब हो जाएगा। उसके बाद है वर्ड रैप का मतलब होता है बंद करना। जैसे कि हम किसी जैसे केले के छिलके को हम कह देते हैं बनाना रैपर, क्योंकि वो केला जो है वो उसके छिलके के अंदर बंद होता है। ऐसे ही अगर चिप्स का कोई पैकेट है तो उसका जो बाहर पॉलीथीन होता है, जो पैकेट होता है, उसको हम कहते हैं रैपर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड रैप का मतलब क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको उसको कहाँ तक रैप करना है। अगर आपने इसमें कर दिया नो रैप तो क्या होगा, नो रैप करने से आपका डॉक्यूमेंट ऐसा आ जाएगा, यानी इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। आप
लगातार लिखते जाएंगे तो ये आगे तक लिखता जाएगा। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, तो ये लगातार लिखता जाएगा। जब आप एंटर करेंगे मैनुअली तब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इससे नो रैप से ऐसा होता है। और अगर आपने रैप टू विंडो कर दिया तो जितनी आपकी वर्डपैड की स्क्रीन है ये उतना रैप हो जाएगा। यानी कि आप जब टाइप करेंगे लगातार तो टाइप करने से ये आपकी जो वर्डपैड की विंडो है वहाँ तक टाइप होके और नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी बाउंड्री पूरी विंडो यानी स्क्रीन तक होगी। उसके बाद अगर आपने इसमें ऑप्शन सेलेक्ट किया रैप टू रूलर, तो रैप टू रूलर का मतलब होता है जो आपका ये रूलर है, रूलर के हिसाब से, अब जो रूलर में आपका लिखने की पोजीशन है वो यहाँ से और यहाँ तक है, तो इसलिए इतने ही एरिया के अंदर वो आपका टेक्स्ट रैप कर देगा, यानी कि बंद कर देगा। तो ये ऑप्शन होते हैं इसमें वर्ड रैप में। उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट का मतलब होता है अभी आपका जो रूलर है ये इंच में आ रहा है, जैसे 1 इंच 2 इंच। अगर आप यहाँ से यूनिट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स में करेंगे तो सेंटीमीटर में रूलर आ जाएगा आपका, और अगर आप यहाँ से पॉइंट्स में करेंगे या पिकस में करेंगे तो मेजरमेंट यूनिट आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो इनमें से वैसे नॉर्मली इंच करते हैं क्योंकि इंच का सभी को अंदाजा होता है कि वो कितना है। तो ये ऑप्शन थे हमारे इसके अंदर। तो ये था हमारा व्यू टैब। अब मैं आपको ऊपर फाइल वाले मेन्यू को समझाने से पहले मैं आपको ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार समझा देता हूँ। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये होता है क्विकली एक्सेस करने के लिए, कोई कमांड आपने जल्दी चलानी है तो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मान लीजिए किसी भी टैब में से कोई भी कमांड आपने वहाँ पर ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ये डेट एंड टाइम वाली जो बटन है इसको ऐड करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके आप करेंगे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर क्लिक करने से ये जो कमांड थी ये वहाँ पर बटन के तौर पे ऐड हो जाएगी। तो जूम वाले मैंने बटन यहाँ पर पहले से ही लगा रखे हैं। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे, जैसे मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर वही जैसे जूम इन पे राइट क्लिक करके मैंने इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर दिया तो ये वहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इस पर भी राइट क्लिक करके ऐड कर दिया तो ऐड हो गया। अब मेरा अगर मान लीजिए क्लिक होम टैब में है तो मैं वहाँ से डायरेक्टली प्लस प्लस पे क्लिक करके इसको जूम कर सकता हूँ, जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ। तो कोई भी बटन आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अगर उस बटन को हटाना है तो क्विक एक्सेस में राइट क्लिक करके और रिमूव कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इनमें से भी कोई कमांड ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें ओपन वाला बटन ऐड करना है तो ओपन कर दिया, तो यहाँ पर ओपन का एक बटन ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंदर आ जाते हैं। कोई भी इनमें से ऑप्शन लगाना हो तो वो लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन और है, शो बिलो द रिबन और मिनिमाइज द रिबन। तो ये ऑप्शन वैसे किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तब भी ये ऑप्शन आ जाएंगे, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। अभी जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो ऊपर है। अगर आप चाहते हैं रिबन का मतलब होता है ये वाला जो टूल जो आपका होम टैब के कमांड्स वाला रिबन है, इस चौड़ी पट्टी को हम रिबन कह देते हैं। तो इसको अगर आप नीचे लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके किसी भी कमांड पे राइट क्लिक करके या फिर यहाँ इस बटन पे क्लिक करके और शो बिलो द रिबन करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो वहाँ से यहाँ पर नीचे आ जाएगा रिबन के। और अगर फिर राइट क्लिक करके अगर अबो करेंगे तो ऊपर लग जाएगा। उसके बाद अगर आप मेन्यू में राइट क्लिक करके देखते हैं तो मिनिमाइज द रिबन आता है। अभी क्योंकि आपकी कमांड होम में खुली हुई दिख रही है, अगर आप इसको राइट क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन करेंगे तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। होम पे जब आप क्लिक करेंगे या व्यू पे आप क्लिक करेंगे तब ये आपको टूल बार दिखाएगा। अगर आप कहीं और बाहर क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। और अगर आप इसको मिनिमाइज द रिबन को राइट क्लिक करके ऑफ कर देते हैं तो ये परमानेंट लगा रहेगा। इसको आप यहाँ से किसी भी टैब के नाम पर, जैसे होम टैब पर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये वैसा हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज द रिबन हो गया। और अगर आप इस पर दोबारा डबल क्लिक कर देंगे तो वापस परमानेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड शो वाला करना चाहें ऑप्शन तो इन ऑप्शनों से कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में न्यू होता है नई फाइल बनाने के लिए, सेव होता है सेव करने के लिए। ये आपको मैंने वैसे MS पेंट में नोटपैड में बता चुका हूँ। ओपन से आप ओपन कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल O होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो इस फाइल को मान लो पहले मैंने सेव किया हुआ था, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। आपको नई फाइल बनानी है
तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फिर आप इसमें कुछ भी टाइप करके अगर उसको सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो फिर आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आती है उसमें आप देखेंगे नीचे RTF लिखा हुआ है। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये वर्डपैड की फाइल की एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर मैंने सिंपल के नाम से एक फाइल बना दी, सिंपल, और फिर सेव। तो उस डॉक्यूमेंट का जो नाम है ऊपर यहाँ पर लिखा आ जाता है, जो ये टाइटल बार है इसमें। फिर आप नई फाइल लेना चाहें तो फिर ले सकते हैं नई फाइल। और अगर आप ओपन करना चाहते हैं कोई फाइल, तो जो फाइलें आपने पहले बना रखी होंगी तो उसकी रिसेंट फाइल्स यहाँ पर आ जाती हैं। इनमें से आप लिस्ट में से क्लिक कर सकते हैं जो भी फाइल ओपन करना चाहें, या फिर आप ओपन पे क्लिक करके या कीबोर्ड में Ctrl+O प्रेस करके और उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंपल के नाम से बनाई थी वो फाइल, तो ये हम सर्च करेंगे यहाँ पर, ये सिंपल के नाम से फाइल है। इसको मैंने क्लिक करके और ओपन कर दिया तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ इसमें चेंज करके इसको अलग से नई फाइल में सेव कर दूं, मान लीजिए मैंने इसको लिख के और यहाँ से कलर दे दिया, इसका साइज बड़ा कर दिया। मान लो मैं चाहता हूँ कि जो पहले ये सिंपल वाली फाइल थी वो तो वैसे के वैसे रहे, लेकिन अभी जो मैंने ये चेंजिंग की है ये अलग से फाइल का नाम अलग से सेव हो जाए, अलग लोकेशन पे या उसी लोकेशन पे। तो उसके लिए सेव एज करते हैं। सेव एज में आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। वैसे मैं बता दूं कि प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट नोटपैड की फाइल बन जाएगी आपकी, और XML ये वेब पेज होता है उसके डॉक्यूमेंट के लिए फाइल बनाते हैं। तो ये आपको जब तक आप वेब डिजाइनिंग नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कर सकते हैं या फिर प्लेन टेक्स्ट में कर सकते हैं, और सिंपली आप सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपली सेव एज पे क्लिक करेंगे तो RTF वाली फाइल सेव होगी। तो अभी मैंने इसका नाम दे दिया Simple2। तो इसको अलग से ये कॉपी करके सेव कर देगा। तो जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये सेव एज वाली कमांड थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या होगा। तो जब आप सिंपल वाली फाइल ओपन करेंगे उसमें तो आपको यही टेक्स्ट मिलेगा, लेकिन जब आप Simple2 वाली फाइल ओपन करेंगे, क्योंकि आपने सेव एज किया था उस फाइल को चेंज करके, तो वो आपको अलग फाइल मिलेगी जिसके अंदर आपका वो चेंजिंग किया हुआ टेक्स्ट मिलेगा। इस तरीके से अगर आप किसी फाइल की अलग से नाम देके डुप्लीकेट कॉपी सेव करना चाहते हैं या कुछ चेंज करके अलग से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज होता है। प्रिंट वाले में कई तरह के ऑप्शन है, जैसे प्रिंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ नोटपैड में भी और वैसे भी। तो इसमें प्रिंट वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है ऊपर से, फिर आपको यहाँ से कितने पेज प्रिंट करने हैं वो आप सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे इसमें बता रहा है कि मैक्सिमम इसमें 65,535 पेज प्रिंट कर सकते हैं वर्डपैड के अंदर। तो ऑल का मतलब होता है सारे पेज प्रिंट होंगे जो भी आपने टाइप कर रखे हैं। सिलेक्शन का मतलब जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा होगा सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा ये। करंट पेज का मतलब होता है जिस पेज पर आपका क्लिक होगा या कर्सर होगा सिर्फ उसी पेज को ही प्रिंट करेगा, एक पेज को। और पेजेस का मतलब होता है कितने पेज आपने प्रिंट निकालने हैं, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। मान लीजिए आपके पास 10 पेज हैं, उसमें से आप तीसरा और पांचवा पेज ही प्रिंट निकालना चाहते हो तो 3,5 कर देंगे तो तीसरा और पांचवा पेज ही प्रिंट निकलेगा। और अगर आप मान लीजिए तीसरा, पांचवा और 8 से लेके 10 तक पेज प्रिंट निकालना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3,5,8-10। तो उससे आपका तीसरा और पांचवा पेज प्रिंट निकलेगा और साथ ही साथ 8 से लेके 10 तक यानी कि 8वां, 9वां और 10वां पेज प्रिंट निकलेगा। तो इस तरह यहाँ पर पेज रेंज में आप जितने पेज प्रिंट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज में से आप कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन में जाकर आप कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट सेट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग प्रिंटर में अलग अलग सेटिंग होती है, वो आपको अपने प्रिंटर के हिसाब से देखनी पड़ेगी। एक यहाँ पर कोलेट का ऑप्शन होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए आपने 3 पेज प्रिंट करने हैं लेकिन उसकी 2-2 कॉपी निकालनी है। अभी क्योंकि मैंने बहुत सारे पेज प्रिंट टाइप नहीं कर रखे इसलिए ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, नहीं तो अगर आपका प्रिंटर अटैच होगा और आपने बहुत सारे पेज टाइप कर रखे होंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 3 पेज प्रिंट करने हैं और आपने 2-2 कॉपी करनी है, तो अगर आपका कोलेट वाला ऑप्शन ऑन होगा तो ऑफ होगा तो ये आपको ऐसे प्रिंट करके देगा, पहला पेज 2 बार, दूसरा पेज 2 बार, तीसरा पेज 2 बार। अगर आपने कोलेट वाला ऑप्शन ऑन कर दिया तो क्या करेगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा ये पेज प्रिंट निकाल देगा, फिर दोबारा पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि दूसरी कॉपी फिर प्रिंट करेगा। तो पेज तो आपके 6 ही होंगे प्रिंट, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा।
तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी ऑन ऑफ करना चाहें कर सकते हैं। अप्लाई करके जब हम प्रिंट कर देंगे तो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर से प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद है क्विक प्रिंट। अगर आप कोई सेटिंग नहीं करना चाहते, सीधा ही पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, सीधा डायरेक्टली प्रिंट की कमांड चली जाएगी प्रिंटर के पास बिना ऑप्शन सेट किए। उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आपको सिर्फ एक प्रीव्यू दिखा देता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करते वक्त कैसा दिखेगा। आप इसको क्लिक करके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी मैं इसमें ना मैटर ज़्यादा लिख रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पर 2-3 पेज हो जाए और फिर मैं आपको बता सकूँ कि उसमें नेक्स्ट और प्रीवियस वाले ऑप्शन कैसे चलेंगे। तो मान लीजिए मैंने बहुत सारा मैटर इसमें टाइप कर दिया। अब अगर इसमें आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रिंट वाला ऑप्शन वही है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। और पेज सेटअप वाला ऑप्शन यहाँ पर भी होता है और फाइल में यहाँ पर भी होता है, ये दोनों सेम है। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप पेज का साइज जो आप प्रिंटर में लगा रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेज जो लंबाई में प्रिंट निकालना है यानी कि पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप में, वो आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप पेज नंबर भी दिखाना चाहते हैं साथ में तो यहाँ पर प्रिंट पेज नंबर्स वाला ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा आपको। मार्जिन का मतलब होता है पेज के साइडों में कितना गैप दिखाना चाहते हैं आप, चारों तरफ स्पेस कितना छोड़ना चाहते हैं वो होता है। लेफ्ट में मान लीजिए मैंने 2 इंच का स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, और फिर मैंने मान लीजिए ये तो ऐसे कैसे रखा और फिर कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये मैटर है वो यहाँ से 2 इंच का गैप छोड़ के आएगा। तो जितनी भी किसी भी साइड से आप मार्जिन जो भी छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर इंच में चारों में टाइप कर सकते हैं। तो ये सेटिंग जो भी आप करेंगे उस सेटिंग के हिसाब से ही आपका प्रिंट निकलेगा। तो ये 100% करने से आपका जूम नॉर्मल हो जाता है। 1 पेज करने से आपको एक ही पेज दिखाएगा, 2 पेज करने से आपके 2-2 पेज दिखाएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे पेज टाइप कर रखे हैं तभी आपको ये दिखा रहा है। एक पेज में आपको 2 पेज वाला ऑप्शन ऑन करके नहीं दिखाएगा। तो 1 पेज 2 पेज आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए नेक्स्ट पेज दिखा देगा आपको, और ये प्रीवियस पेज पे जाके देखने के लिए तो नेक्स्ट और प्रीवियस पेज पे आप जाके देख सकते हैं कि आपका मैटर कैसा दिख रहा है प्रिंट करने के लिए। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप मैंने आपको बता दिया है, जो प्रिंट प्रीव्यू में पेज सेटअप था वो सेम है। सेंड इन ईमेल, सेंड इन ईमेल के लिए आपका आउटलुक वाला सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए इंटरनेट से कनेक्ट करके और आपकी आउटलुक की आईडी बना के उसको करना पड़ता है। तो आप अपने इस डॉक्यूमेंट को ईमेल में सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड में सिर्फ आपको वर्डपैड की एक डिटेल सी दिखा देगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको ओके कर देंगे। और एग्जिट से वर्डपैड एग्जिट हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा वर्डपैड का ट्यूटोरियल। आई होप आपको सारे ऑप्शंस इजीली अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके और मुझसे पूछ सकते हैं। और मोस्टली जितनी भी मेरी लॉन्ग वीडियोस हैं, बड़ी वीडियोस हैं, उसका टाइम स्टैम्प मैंने मोस्टली वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के और वैसे कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर सीखना चाहते हैं तो उस टॉपिक के सामने जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पे क्लिक करके वीडियो में आप उस जगह पर जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा वर्डपैड का ट्यूटोरियल। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप दूसरे लोगों से, दूसरे स्टूडेंट्स से शेयर जरूर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि वो इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक सॉफ्टवेयर सीख सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।